नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड दारोगा मेंस का क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, झारखंड जीके और कंप्यूटर। यानी कि पेपर 3 के लिए हम टोटल 150 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ में, जिसमें मैथ और रीजनिंग का भी हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। और देखिए ये मेंस के पेपर से आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कई बार एज इट इज़ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी उठा लिए जाते हैं, तो इसको ज़रूर से आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। रैम एक प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको करना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर इजीली आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि परिवर्तनशील मेमोरी है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। और आप जानते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? वैसा मेमोरी जिसके बिजली के पावर जाने के बाद इसके जो डाटा है वो ख़त्म हो जाता है, इरेज हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसके वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल खुद एक क्या है? रैम है। वहीं पर रोम क्या होता है? जिसमें पावर जाने के बाद में जो डाटा है वो मेमोरी में बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जिसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, राइट। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि रैम के अगर 2 टाइप आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा? तो रैम के 2 टाइप आप याद रख लीजिएगा, एक स्टैटिक रैम होता है और एक डायनेमिक रैम होता है, राइट। और देखिए स्टैटिक रैम क्या होता है? ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, राइट। और इसमें आप देखेंगे कि जो डायनेमिक रैम होता है, डायनेमिक रैम ये कॉमन यूज़ में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है, सस्ता जो होता है वो डायनेमिक रैम होता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि किसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, तो डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ये आप जरूर याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ www.happystudyyone पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं जिसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, वो क्वेश्चन भी हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि एक डिब्बे में समाहित एक या अधिक चुंबकीय डिस्क शामिल होती हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर करना। देखिए चुंबकीय डिस्क की बात हो रही है, तो फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। जितने भी हार्ड डिस्क ड्राइव आंसर कर रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। लाइट पेन ये बिल्कुल भी नहीं होगा, वीडियो ये भी नहीं होगा, और प्रिंटर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए वीडियो डिस्प्ले यूनिट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, खास करके फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे एलसीडी का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा है। उसके बाद एलईडी का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं, राइट। उसके बाद ओएलईडी काफ़ी बार पूछा गया है। और अब में भी आपसे पूछा जाए QLED, तो इन सारे टर्म का फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आपसे LCD का पूछता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर कर सकते हैं? ये काफ़ी इजी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वहीं पर आपसे अगर LED पूछ लेते हैं तो लाइट इमिटिंग डायोड। इमिटिंग, इमिटिंग राइट। तो मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, वेट। तो ये आपका हो जाए लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। उसी तरीके से OLED अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आपको बताना है क्या है? OLED का ऑर्गेनिक इसमें लग जाएगा, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक, तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट, ऑर्गेनिक। और QLED में Q का क्या हो जाता है? क्वांटम हो जाता है, ठीक है, क्वांटम।
तो ये आप कम से कम वीडियो से इतना ज़रूर याद रख लीजिएगा। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बाद ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड और क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड, इतना पता होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम प्रिंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहें तो आपको क्या क्या पता है। देखिए, प्रिंटर आपके दो तरीके से प्रिंटर होते हैं। देखिए, दो प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, तो एक क्षमता के आधार पे जिसमें आप कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर देखते हैं, और एक आपका प्रिंट के तरीके के अनुसार जिसका भी दो टाइप होता है, और यह वाला बार बार आपसे पूछता है कौन कौन सा। तो एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब ये दोनों में अंतर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कागज को छू कर प्रिंट करता है, इसको टच करके प्रिंट करता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। इसका एग्जांपल कई बार पूछा है आपसे, जैसे डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। वहीं पर नॉन प्रिंटर की बात करते हैं तो इसमें कागज को बिना टच किए ही प्रिंट किया जाता है, उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लीजिएगा कौन कौन सा हो जाएगा। तो एक थर्मल प्रिंटर हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, राइट। तो प्रिंटर स्टेटना इतना जरूर पता होना चाहिए। वैसे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर HDD हार्ड डिस्क ड्राइव अगर ऑप्शन में होता तो हम आंसर कर सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जितने भी चूज कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपकरणों की विफलता का परीक्षण करने के लिए रूटीन्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन से डायग्नोसिस किया जाता है अगर उपकरण जो उसके डिवाइस फेल्योर हो जाते हैं तब। इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है और सभी को इसका आंसर करने की कोशिश करिए। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, जितने भी आंसर कर रहे हैं इसका बूटिंग, ऑप्शन नंबर सी। बूटिंग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कब किया जाता है, जब कोई भी उपकरण फेल्योर हो जाता है, डिवाइस फेल्योर हो जाता है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग बूटिंग करते हैं, बूट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि बूटिंग प्रक्रिया में ही आपको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी देखने को मिल जाता है। यही वाला परीक्षण वहां पर किया जाता है पोस्ट का, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का, राइट। और ये क्या करता है, ये चलाकर मतलब सिस्टम के घटकों को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करता है, जैसे रैम को चेक करता है, CPU को चेक करता है, डिस्क ड्राइव आदि को चेक करता है, राइट। तो ये बूटिंग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। और ये काफी इजी था, कर सकते थे। दो या अधिक प्रोसेसर पर एक या अधिक उपयोगकर्ताओं के एकजुटे होने के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है और 4 का आंसर बताइए क्या होगा। तो मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, जिसमें दो या इससे अधिक प्रोसेसर एक साथ कार्य कर रहे होंगे, उसको बोलेंगे, राइट। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि SMP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। और AMP अगर आपसे पूछ लेता है तो असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जहां भी आवश्यकता होगी वहीं पर हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन के विभिन्न भागों पर बिंदु करने की अनुमति देता है, यानी कि अलाउज यूजर टू पॉइंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको करना है। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग उपकरण, जिसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को दिखाते हैं। लाइक जैसे देखिए आप माउस से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं, ठीक है। जो कर्सर का इस तरीके से पॉइंट होता है, उससे हम क्या करते हैं कि चीज़ों को पॉइंट करके हम बताते हैं, जो बिंदु के रूप में हो सकता है, कर्सर के रूप में हो सकता है, हाथ के रूप में हो सकता है, तीर के निशान हो सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंटिंग उपकरण होता है। और पॉइंटिंग डिवाइस में कौन सा डिवाइस आता है, तो ये माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। तो आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका टच पैड, टच स्क्रीन, ये सारे के सारे हो जाएंगे। और आपको बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस जो माउस है, इसका आविष्कार कब किया गया था। इसका आविष्कार किया गया था 1960 में, और डगलस एंजल बट के द्वारा किया गया था। ये जरूर याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है कई बार। कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग है। The simple use of a computer system is,
वेरी इजी, आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है। क्या होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर करना है कंप्यूटर सिस्टम। देखिए सिस्टम कंप्यूटर जो होता है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में कई बार हमने क्लास में भी बताया हुआ है, अगर आप अटेंड करते हैं। और आपको खुद भी पता होगा कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं बताइए। एक तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैंने बताया है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बाद यूटिलिटी होते हैं। तो ये टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है जो कि सिस्टम को संचालित करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक ट्रांसलेटर होता है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, राइट। असेंबलर आपका हो गया, राइट। कंपाइलर हो गया। तो ये सारे के सारे जो ट्रांसलेटर होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी भी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लाइक एमएस ऑफिस में जितने भी हैं, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, राइट, नोट, तो ये सारे के सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। और यूटिलिटी में कौन सा हो जाता है? जैसे एंटीवायरस हो गया आपका, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। डाटा का बैकअप है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं जो मैंने कई बार डिटेल में क्लास में बताया हुआ है। परीक्षा मंथन वाली सारे क्लासेस हमने ले लिया है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर जितने भी आप आंसर ए कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हार्डवेयर संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग को संभालता है, कौन संभालता है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा कि हार्डवेयर के संसाधनों का जो उपयोग किया जाता है, हैंडल्स द कंट्रोल एंड यूसेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, जिसके बारे में हमने बात किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और दूसरा ट्रांसलेटर आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन स्क्रीन क्षेत्र है जहां सभी आइकन, विंडो और डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, देखिए सभी आइकन जो दिखते हैं इस तरीके से, अगर फाइल का आइकन है या फिर किसी भी तरह का विंडोज आइकन है, कोई डायलॉग बॉक्स है, ये सारे के सारे हमें डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं, राइट। तो ये डेस्कटॉप इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेस्कटॉप पर पृष्ठभूमि, ध्वनि, चिन्ह या अन्य तत्वों का एक पुनर्निर्धारित समूह है। A predefined set of background sounds, icon and other elements on the desktop is called, इसको क्या बोला जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको बोला जाता है थीम। ये सारे मिलाकर बनते हैं थीम, चाहे बैकग्राउंड हो, साउंड हो, आइकन हो या कोई भी अदर एलिमेंट्स जो हम अपने अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसके डिज़ाइन को चेंज करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? थीम बोला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थीम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां से हर बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछा भी जाता है। तो वर्ड फाइल में डॉट डॉट सुविधा को आपको एक शब्द के लिए समानार्थी शब्द खोजने के लिए मदद करती है। वर्ड फाइल द डॉट डॉट फीचर हेल्प्स यू टू फाइंड फॉर अ सिनोनिम वर्ड। तो सिनोनिम्स अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? तो देखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो टैब होता है, कौन सा टैब? तो एक रिव्यू टैब। और इसी रिव्यू टैब के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है? एक थिसोरस देखने को मिल जाता है, ठीक है, थिसोरस। और दूसरा स्पेलिंग चेक भी देखने को मिल जाता है। तो स्पेलिंग चेक के लिए आपको पता होना चाहिए कि F7 इसका शॉर्टकट की होता है। वहीं पर थिसोरस जो कि समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स शब्द खोजने में मदद करती है, वो इसका जो शॉर्टकट कीज है ये भी आपसे पूछा है। तो शिफ्ट प्लस F7 आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। और किस में देखने को मिलता है? कौन सा टैब में? तो टैब भी ध्यान रख लीजिएगा कि ये रिव्यू टैब में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। रिव्यू टैब में ये आपको देखने को मिलता है, ये जरूर याद रख लीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, थिसोरस, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका जो शॉर्टकट होगा शिफ्ट प्लस F7 इसका शॉर्टकट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी कर रहे हैं वो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमांड पिछले कमांड के प्रभाव को उलट देती है। द कमांड दैट रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस कमांड इज कॉल्ड, इसको अंडू बोला जाता है, एवरीबॉडी नोस। और अंडू का जो शॉर्टकट कीज होता है वो क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस जेड से हम अंडू करते हैं। वहीं पर अगर हमें रीडू करने की आवश्यकता होती है तो रीडू के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है, राइट, सभी को पता है। और पेस्ट के लिए तो खैर जानते हैं ये कंट्रोल प्लस वी होता है, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है। तो इन सारी चीजों को ऑलरेडी आप जानते हैं। काफी इजी प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, मिसलेनियस होता है, कुछ टफ, मॉडरेट और थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं, ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी और व्याकरण का हिस्सा डॉट डॉट टाइप में होता है। अभी तुरंत हमने बताया था कि जो आपका रिव्यू टाइप होता है, राइट, रिव्यू टाइप, इस रिव्यू टाइप में ही आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपका ग्रामर चेक देखने को मिलता है, जिसमें हम ग्रामर चेक कर रहे होते हैं, जिसका जो शॉर्टकट की होता है वो F7 होता है। वहीं पर दूसरा जो हम देखते हैं वो थिसोरस होता है, राइट, थिसोरस होता है। और थिसोरस क्या कर रहा होता है, ये सिनोनिम्स या समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका शॉर्टकट कीज क्या होता है, तो शिफ्ट प्लस F7 होता है, ठीक है, शिफ्ट प्लस F7 होता है। तो ये कहाँ पर, तो रिव्यू टाइम में मिलता है। तो कई बार टैब भी आपसे पूछ लेता है, टैब भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, और सी जितने भी कर रहे हैं सी में ही आपका ग्रामर चेक और जो आपका ये सिनोनिम्स समानार्थी शब्द खोजने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो रिव्यू टैब में ही होते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए शॉर्टकट कौन सा है। ये इजी है, यानी कि सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन कौन सा होता है, जिसमें इंटायर डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल एल से होता है, कंट्रोल ए से, राइट, और सी से कॉपी, बी से बोल्ड, पी से प्रिंट, ये सारे आप जानते हैं ऑलरेडी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। स्कैनर एक रोली ड्रम के साथ माध्यम स्कैनर होते हैं। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, बताइए 14 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ड्रम जितने भी आंसर कर रहे हैं, ड्रम इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डॉट डॉट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। तो हमने बताया था कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका आविष्कार 1960 ईस्वी में डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। तो ये इजी है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब आप माउस को दबाए रखें और उसे स्लाइड के चारों ओर माउस को ले जाएं तो इसे क्या कहा जाता है, यानी कि ड्रैग करते हैं, एक तरीके से खींचते हैं चीज़ों को माउस के थ्रू, क्या करते हैं आप ड्रैग कर रहे होते हैं, ड्रैगिंग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रैगिंग जितने भी आंसर कर रहे हैं, ड्रैगिंग, यानी कि देखिए माउस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछ लिए। पहला तो पूछ लेगा कि कौन सा डिवाइस है, तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। फिर दूसरा पूछ लेगा कि इसका आविष्कारक कौन है, तो डगलस एंजलबर्ट है, राइट। तीसरा पूछ लेगा कि इसका आविष्कार कब हुआ था, 1960 ईस्वी में। का क्या काम है इसका, तो ड्रैगिंग करना, खींचना इसका काम है। तो माउस से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17। बटन का उपयोग करके आप वर्कशीट के चारों ओर घुमा सकते हैं, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, वेरी इजी, इसको स्क्रॉल करना बोलते हैं, राइट, स्क्रॉल करना, माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है, बटन का प्रयोग करके हम जो चारों तरफ घुमा रहे होते हैं वो स्क्रॉल बटन के थ्रू घुमा रहे होते हैं, जो कि इस तरीके से रिंग टाइप से लगा होता है। तो ये भी इजी है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप जा सकते हैं। स्पेल चेक डॉट डॉट मेन्यू के अंतर्गत आता है, ये हमने एक्सप्लेन भी कर दिया और बता भी दिया है कि ये स्पेल चेक आपका जो है ये रिव्यू बटन के अंतर्गत आता है, जिसमें F7 के अंतर्गत हम ग्रामर चेक करते हैं। और शिफ्ट प्लस F7 जब हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें थिसोरस यानी कि सिनोनिम्स शब्द, एक ही तरह के समानार्थी शब्द खोजने के लिए यूज कर रहे होते हैं, वो रिव्यू टाइम में होता है। अगला है कि व्याकरण त्रुटि संबंधी दिखाई देता है। अगर व्याकरण से ग्रामर संबंधी कोई भी त्रुटि है तो वो आपका कौन सा कलर दिखता है, ये बताना है आपको।
वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है, रेड दिख रहा है, आप देखेंगे तो इसमें स्पेलिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी भी तरह का स्पेलिंग एरर होता है तब आपको लाल देखने को मिलता है। और ब्लू कब देखने को मिल जाता है, जब कॉन्टेक्चुअल एरर होता है तब आपका देखने को मिल जाता है। कॉन्टेक्चुअल एरर होता है तब नीला। और हरा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्याकरण संबंधी कोई भी एरर होता है तब आपको ग्रीन देखने को मिलता है। तो सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने एक कार्यालय एकीकरण उपकरण शुरू किया है जिसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड ऑन ऑफिस इंटीग्रेशन टूल नॉन एज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको आंसर करना है। 20 का आंसर क्या होगा बताइए? तो 20 का करेक्ट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और बार बार यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड क्या क्या याद रख सकते हैं? तो इसमें आपका MS वर्ड, MS ऑफिस में आपका पावर पॉइंट जो कि PPTX इसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन जरूर याद रख लीजिए, जैसे वर्ड का डॉकएक्स होता है अब लेटेस्ट वाला, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या है, एक्सेल है। तो ये तीनों एटलीस्ट ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ से प्रश्न रहता है। तो MS ऑफिस में आप जरूर याद रख लीजिएगा। हालांकि MS ऑफिस की जो शुरुआत हुई थी गाइस, वो 1988 ईस्वी में इसकी ये शुरुआत हुई थी, ठीक है, शुरुआत हो गई थी। ओके, और अभी जो वर्तमान में यूज हो रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 ज़्यादा को देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ई कॉमर्स कंपनी मित्र से किस कारण जुड़ा हुआ है? ये थोड़ा सा करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, जो 2017 में उसके बर्निंग टॉपिक के हिसाब से पूछा गया होगा। इस पे ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं, ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सी ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? ब्रिक्स ऑलरेडी आप जानते हैं, ब्रिक्स में कौन कौन सा सदस्य देश है, पहले तो ये बताइए। और हाल ही में इसमें 5 नए सदस्य देश जोड़ दिए गए हैं, 5 पहले से था और 5 और जोड़ दिया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए। स्थापना कितने लोग बता सकते हैं? तो स्थापना याद रखिएगा कि ये जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, 16 जून को एग्जैक्टली, जिसमें भी टोटल सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो पहले 5 जान लीजिए जो पुराने वाले हैं, जिसमें आप देखिए कि ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, राइट। और 5 जो नए जुड़े हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। जो 5 नए जुड़े हैं बताइए, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 5 कौन कौन से हैं। तो एक मिस्र आपको याद रखना है, चलिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको मिस्र याद रखना है, मिस्र, ठीक है, मिस्र हो गया। उसके बाद ईरान, इथियोपिया, इथियोपिया 3 हो गया। और उसके बाद सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात UAE। तो ये 5 नए सदस्य देश हैं और पहले से 5 थे, कौन कौन से? तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो देखिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आंसर करिए। दक्षिण कोरिया है क्या इस ऑप्शन में? नहीं है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी जितने भी आप चूज करना चाह रहे हैं, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिक्स से देखिए इस बार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सदस्य देश इसमें बढ़ चुके हैं, पहले 5 थे, स्थापना 2009 में हुई। मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरबिया और उसके बाद आपका ये क्या UAE, ये शामिल हुआ है 5 देश, ठीक है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तरंग वैक्यूम में प्रसार कर सकते हैं? बताइए, वैक्यूम में कौन से प्रकार प्रसार कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन प्रोपागेट इन अ वैक्यूम? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए। तो इसको हो जाएगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और रेडियो वेव्स का आविष्कारक कौन है अगर आपसे पूछेगा, तो मार्कोनी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्कोनी ने रेडियो वेव्स का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। तो द्रोण पुरस्कार कब शुरू हुआ था? द्रोणाचार्य पुरस्कार तो 1985 में शुरुआत हुआ था। और अभी जो इसमें अमाउंट दिया जाता है 10 लाख रुपीस,
10 लाख इसमें मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भारतीय कोच द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हिंदी के बाद भारत में उच्चतम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए कम से कम 5 भाषाओं का क्रम आपको पता होना चाहिए कि 5 भाषाओं का क्रम कौन कौन सा है, बताइए। तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, पहले नंबर पे हिंदी है। दूसरे नंबर पे आप बोल सकते हैं कि बंगाली है। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है मराठी है। चौथे नंबर पे तेलुगु है और 5वें नंबर पे आपको याद रखना है तमिल है। थोड़ा सा परसेंटेज भी आप याद रख लीजिए, एटलीस्ट राउंड फिगर में इसके परसेंटेज क्या क्या है। तो हिंदी लगभग लगभग आप देखेंगे तो 43% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, लगभग 8% लोग बंगाली, और मराठी आपका 6.83%, तेलुगु आपका 6.7% और तमिल आपका 5.7%। तो यहाँ से प्रश्न कंफर्म पूछे जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, स्पेशली लैंग्वेज से बार बार पूछा जाएगा, राइट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के बाद आपसे पूछा हुआ है। तो बंगाली जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो सही है। प्रसिद्ध किताब गोदान के लेखक कौन है? ये वेरी इजी, मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी कोई जानते हैं। बताइएगा कि गोदान के लेखक कौन है, वेरी इजी। तो देखिए गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, और मुंशी प्रेमचंद्र की और बहुत सारी कृतियां हैं, लाइक सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि इनका है, गबन एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, तो एक इनका गबन है, ठीक है, पंच परमेश्वर है, राइट, निर्मला है, एक कर्म भूमि कई बार आपसे पूछा गया है, कर्म भूमि कई बार आपसे पूछ लिया गया है, गोदान तो है ही। इसके अलावा एक कायाकल्प जरूर याद रख लीजिएगा, कायाकल्प, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। एक सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और कायाकल्प, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक पंच परमेश्वर, हाँ एक और याद रख लीजिएगा, पूस की रात, पूस की रात, ये सारे की सारी जो किताबें हैं ये अब मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, ठीक है। मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया, आंसर कर दीजिएगा आप लोग। बढ़ते लोकेशन की तरफ, भूटान की राजधानी, देखिए राजधानी से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो इसे अंदाजा लगाइए, एक रफ आइडिया लीजिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट अभी सिलेबस को ये फॉलो कर रहा है, तो सिलेबस को एक बार आप जरूर देखिए और सिलेबस के अनुसार चीज़ों को पढ़िए, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। भूटान की राजधानी है थिम्पू, एवरीबडी नोस, और ये इजी भी है। और देखिए भूटान से रिलेटेड क्या याद रख सकते हैं कि भूटान की जो स्वतंत्रता दिवस है वो 8 अगस्त को मनाया जाता है, 8 अगस्त को। चलिए इनकी भाषा कई बार आपसे पूछा है, तो भूटान की भाषा अगर आपसे पूछता है, नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है, तो जोंखा आप याद रख लीजिएगा, जोंखा, जोंखा इनकी भाषा है, इंपॉर्टेंट है। और इनकी मुद्रा नुगुल रूम है, ये भी कई बार आपसे पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, और इसके संसद का नाम सोगडू, तो सोगडू भी आपसे कई बार पूछता ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉरिशस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मॉरिशस की तो रुपया है, सभी कुछ जानते हैं। और रुपया कौन कौन से देश का, लगभग 4 देश का बता दीजिए कि 4 कौन कौन सा ऐसा देश है जिसका मुद्रा रुपया है। अंतरराज्य आपूर्ति पर लगाए गए कर क्या है, बताइए। जो इंटरस्टेट में इम्पोज किए जाते हैं टैक्स, वो टैक्स कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए। तो ये लगाए जाते हैं SGST या CGST। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अंतरराज्य, राज्य का है ना, तो स्टेट हो जाएगा, स्टेट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश में अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है? तो ये आपका 2017 के अनुसार आंसर है, ठीक है। तो आपको रिलेट करिए कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एटलीस्ट ये आपको देखना है। तो उस समय के अनुसार इसका आंसर डी था, जापान।
काकोरी षड्यंत्र जिसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसके षड्यंत्र केस के साथ कौन कौन संबंधित है? हु इज एसोसिएटेड विथ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा। बताइए क्या होगा? तो 31 का आंसर हो जाएगा सारे के सारे, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कब हुआ था? ये काकोरी जो षड्यंत्र है ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये ईस्वी भी कई बार आपसे पूछ लिया है। तो देखिए क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही रहते हैं, बस जरूरत है कि सारे सब्जेक्ट को हम क्या करें, एसोसिएट करके और इक्वली इंपॉर्टेंस दें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। भक्ति संत कबीर किस राज्य से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 32 का। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से डॉट डॉट नदी के तट पर स्थित भारतीय शहर सूरत स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए नदी और उसके किनारे बसा हुआ शहर, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिला है एग्जाम में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती, जितने भी आंसर कर रहे हैं ताप्ती, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ताप्ती। और गंगा नदी के किनारे अगर कम से कम एक आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो इलाहाबाद या प्रयागराज बोल सकते हैं आप, प्रयागराज, जहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछ लूं कि गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर या फिर स्थान ये है स्थित है, तो राजमुंदरी आप आंसर कर सकते हैं, राजमुंदरी। उसी तरीके से कुछ और रिवाइज कर लीजिए, जैसे यमुना नदी के किनारे आपका आगरा है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है, सरयू नदी जो है, सरयू सरयू नदी के किनारे कौन सा है बताइए? सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कुछ रिवीजन करना चाहें जैसे महानदी आपका कटक, ठीक है, कटक शहर जो है महानदी के किनारे, नई दिल्ली यमुना के किनारे, डिब्रूगढ़ जो कि असम की दूसरी राजधानी ब्रह्मपुत्र, राइट। उसके बाद गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे ही एक और आप चाहें तो नोट कर लीजिए, हरिद्वार आपको पता ही होगा, पटना भी है, वाराणसी भी है, ठीक है, ये गंगा नदी के किनारे हैं, हरिद्वार भी है, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है। तो इन सारी चीजों को आप जरूर याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण डॉट डॉट से होता है, चलिए आंसर कीजिएगा। 0.03% आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रहा है, तो 34 का आंसर करिए और इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि टेक महिंद्रा द्वारा लॉन्च किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का क्या नाम है? उस समय 2017 के अनुसार ये करंट अफेयर माना जा सकता है, तो मोबो मनी उसमें नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। किस आंदोलन के साथ सरदार वल्लभ पटेल को पटेल का खिताब या इसको उपाधि दिया गया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह था, जो कि बारदोली की महिलाओं ने ये उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सा है? 37 का आंसर कीजिए। तो मूंगफली जो है एक खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है? आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपको करना है। और 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर हो जाएगा सभी सारे के सारे हैं, यानी कि अगर जल संग्रहण करना है तो बारिश के पानी को छत पर संग्रहित कर सकते हैं, पानी का संग्रहण कर सकते हैं, सिंचाई की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। तो सारे के सारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा वर्णन किया जाता है संविधान के दिल और आत्मा के रूप में जाना जाता है? Which of the following rights did Dr. Bhimrao Ambedkar describe as the heart and soul of Constitution? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक उपचार, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं संवैधानिक उपचार जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके जो फंडामेंटल राइट हैं जो कि बिल ऑफ राइट USA से लिया गया है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं।
डॉट डॉट गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिएगा कि गवर्नर के द्वारा क्या नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिए। गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए गवर्नर की बात आई है तो गवर्नर से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स याद होने चाहिए। 153 के अंतर्गत याद रख लीजिएगा कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान 153 के अंतर्गत है। और 154 में आपका कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। उसके बाद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 155 के तहत। उसके बाद 156 में इनके जो पदावधि है वो दिखाया गया है। ठीक है, और 157 में आपका राज्यपाल बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं। और 159 एक आप याद रखेंगे जिसमें शपथ की बात की गई है जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनका शपथ करवाया जाता है। और एक लास्ट में 161 जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से किनका कार्यकाल सबसे छोटा भारतीय राष्ट्रपति के रूप में रहा था। Who had the shortest tenure as president of India? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिए। और मैं समझता हूँ कि इजी प्रश्न है, हालांकि जाकिर हुसैन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जाकिर हुसैन जितने भी सोच रहे हैं, जाकिर हुसैन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या रहा था टाइम पीरियड इनका, अगर आपसे पूछ ले तो टाइम पीरियड आप जरूर याद रख लीजिएगा कि 13 मई 1967 टू 3 मई 1969 तक था कार्यकाल। और ये तीसरे राष्ट्रपति बने थे, तीसरे प्रेसिडेंट बने थे। और इनकी जो मृत्यु है वो 3 मई 1869 को हो गई थी, इसीलिए जो है शॉर्टेस्ट का कार्यकाल आप बोल सकते हैं। तो इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो वायसराय जो भारत में स्थानीय स्वराज के पिता के रूप में जाना जाता है, किसे बोला जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के फादर कौन है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करिए। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसमें एक अशोक मेहता समिति है। चलिए थर्ड टायर यानी कि त्रिस्तरीय और 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन सा है, मतलब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये कई बार आपसे पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड टायर या त्रिस्तरीय पूछता है तो बलवंत राय मेहता आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता। और सेकेंड टायर अगर आपसे पूछता है तो अशोक मेहता। और देखिए आपका जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, यहाँ से हमेशा प्रश्न देखे जाते हैं तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है कहाँ पर लागू किया गया था, ये भी कई बार आपसे पूछा है। राजस्थान में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था सबसे पहले। और दूसरे नंबर पे किया गया था राजस्थान में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। सॉरी, पहला राजस्थान में, दूसरा आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान में भी कौन सा गाँव, तो उस गाँव का नाम याद रखेंगे। थोड़ा सा डीप करना चाहे तो पूछ सकता है, बगदरी गाँव था, उस गाँव का नाम था बगदरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से मिशन का लक्ष्य 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को, साथ ही साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 7 वैक्सीन से बचाव करने योग्य रोगों के खिलाफ प्रशिक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा। उस समय के करंट अफेयर रहा होगा ये, हालांकि इंद्रधनुष मिशन जो है काफ़ी पॉपुलर मिशन है, ये सभी को पता है इंद्रधनुष मिशन के बारे में। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप में से कोई भी आंसर कीजिएगा कि ये इंद्रधनुष जो ये है कब स्टार्ट किया गया था, बताइए ये मिशन कब स्टार्ट किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दे देता हूँ 2014, 15, 16, 17। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ए है। चलिए 2017 मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता था। तो 2017 का चूंकि एग्जाम था तो 2017 का ये करंट अफेयर पूछा है, तो अभी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर इंपॉर्टेंट होगा कि मैन बुकर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना आप कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए मैन बुकर पुरस्कार जो कि पहले बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था,
इसकी प्रारंभ कब हुई थी, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, 1969 में यह प्रारंभ हुआ था। और 2023 में किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? डोमन गैलगेट को दिया गया है द प्रोमिस के लिए। ठीक है, 2023 में दिया गया है। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि 2024 में ये बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, 2024 में बुकर पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसे दिया गया है? तो याद रख लीजिएगा, ये सामथा को दिया गया था, सामथा हार्वे। ठीक है, और इनके जो उपन्यास है, उपन्यास का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रख लीजिएगा कि इनके उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल। इनके उपन्यास का नाम ऑर्बिटल है, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला, अच्छा वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 44 का उस समय के अनुसार इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा संसद के कुल सदस्य से अधिक नहीं हो सकती है। कितने अधिक नहीं हो सकती है और कितना परसेंट, ये भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप करें। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 45 इजी है, 15 से अधिक नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप बी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल सही है, 45 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 46। आंसर कीजिए कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग डॉट डॉट में स्थापित किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा जरा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, 1992, जितने भी कर रहे हैं 1992 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में है विजया राहटकर। वर्तमान में विजया राहटकर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी एग्जैक्टली अगर आपसे पूछता है, तो स्थापना आपको बताना है। इसकी स्थापना कब हुई थी एग्जैक्ट डेट के साथ में बताइए। तो 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए जाते हैं बताइए? तो ये जयंती पटनायक, जयंती पटनायक प्रथम अगर आपसे पूछता है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर राजा रणजीत सिंह द्वारा प्राप्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सी, शाह सूजा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी शाह सूजा आंसर कर रहे हैं 47 का। ठीक है, शाह सूजा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में खेला जाने वाला एक खेल है। जल्लीकट्टू, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। नौका दौड़ नहीं, और कोशिश करें और इसका सही आंसर करें। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुल। बुल टाइमिंग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ जो मार्शल आर्ट हैं, कुछ युद्ध कलाएं हैं, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो आपके लिए काफी शानदार रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका कलियारी पट्टू है, कलियारी पट्टू ये किस राज्य का है? दूसरा आपसे पूछ लेता है सिम्बलम, सिलबम बोलता है राइट, ऐसा कुछ है। और तीसरा आपका है थांगटा, थांगटा है। उसके बाद तो चौथे कब पूछा जाता है आपसे, बार बार पूछा गया है, ये परिखंडा और एक गतका। ये 5 का हम लोग रिवीजन करते हैं। गतका बताइए किसका किसका होता है? तो कलारीपट्टू आप जानते हैं कि ये केरल का है। और सिलम्बम अगर आपसे पूछता है तो ये तमिलनाडु का है। वहीं पर अगर आपसे थांगटा पूछता है, थांगटा, तो आप बताएंगे मणिपुर।
परिखंडा जरूर याद रख लीजिएगा, ये बिहार का है, और गतका पंजाब का है। और गतका से रिलेटेड एक चीज और याद रख लीजिए कि इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत ये हर गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, हर गोविंद सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CGST के तहत लगाए जाने वाले कर की दर को कौन सूचित करेगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करना है आपको, और 49 का आंसर हो जाएगा कि GST परिषद के सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और GST दिवस कब मनाया जाता है ये बताइएगा आप लोग, और ये सबसे पहले कब लाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि गांधी जी ने सत्याग्रह वाक्यांश को डॉट डॉट के दौरान बनाया था, बताइए, इसके दौरान दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कीजिए। तो आप देखेंगे तो ये वाक्यांश सबसे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो है क्वाइन किया था, सबसे पहले बोला था, यानी कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने कहां पर किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में मौजूद धातु कौन होता है, द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, वो कौन सा होता है। तो लिक्विड में एक ही है, मरकरी है आपका, ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी, पारा Hg। कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो हार्ड पानी नरम पानी करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये कौन सा है, वाशिंग सोडा हो जाएगा। अगला है कि इथेन का आणविक सूत्र C6H8 होता है, राइट। आपको बताना है कि इसमें क्या कितना कोवलेंट बॉन्ड या फिर क्या होता है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। तो देखिए अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, बताइए, आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और एक चीज और आप याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ लेता है इस तरीके से क्वेश्चन कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा है आपसे। तो ऊपर वाला जो होता है ना उसे पाई बॉन्ड बोला जाता है, और नीचे वाले को भी पाई बॉन्ड बोला जाता है, लेकिन जो बीच वाला होता है इसको सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। चलिए, इथेन है ना, ये इथेन है, तो इथेन का ये फॉर्मूला नहीं होता है। इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा 2H, 2 दूनी 4 और 2 6, ये आपका होगा इथेन का फार्मूला, यानी कि C फिर उसके बाद इसका इस तरीके से हाइड्रोजन को आप बैठा सकते हैं, ठीक है। अब आप इजीली काउंट भी कर सकते हैं कि कितने कोवलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवलेंट बॉन्ड हो गए, तो ये आपका है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी चूज कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है परमाणु संख्या 19 यानी कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके लिए, और 54 का भी आपको आंसर करना है। तो 54 का आंसर करेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या, पहले तो 19 को हम कैसे करते हैं, तो 8 2 8 8 1 है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने बड़ी आंसर कर रहे हैं, काफी इजी है। मनुष्यों में गुर्दे प्रणाली का एक हिस्सा है, किडनी सिस्टम इन ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ। 55 का आंसर करेगा, तो ये क्या होता है, एक तरह का एक्सक्रीशन होता है मल त्याग का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मल त्याग का पार्ट है। क्रोमोसोम संबंधित है, क्रोमोसोम्स आर रिलेटेड टू, ये जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वंशानुगत चरित्र का ट्रांसमिशन करने से संबंधित है। तो सी जितने भी चूज कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम किसने दिए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम किसने दिए थे बताइए। फैराडे ने दिए थे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये 0.03 रहता तब सोचते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम? क्वेश्चन नंबर 59। सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। विटामिन डी क्या है जिसको हम कैल्शियोफिरोल के रूप में भी जानते हैं? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। तो देखिए पानी में, और देखिए बी और सी, बी सी ये वाटर सोल्यूबल होता है, बाकी ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल होता है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी जो है ये ए फैट सोल्यूबल हो जाएगा, फैट सोल्यूबल, और बी सी जो है वाटर सोल्यूबल। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? 61 का आंसर कीजिए। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? जाहिर सी बात है ऑप्शन के अनुसार इजीली आंसर किया जा सकता है। तो देखिए ऐसे इजी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन अब लेवल थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार सीजीएल में भी जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल देखा गया है, तो एसएससी के पैटर्न को काफ़ी ये फॉलो किया है, राइट। तो उस हिसाब से आप तैयारी को अपडेट करिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल, अरस्तु इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्राणी विज्ञान के जो फादर हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। क्रोमोजोम डॉट डॉट का बना होता है? क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ये डीएनए और आरएनए दोनों से बना हुआ है, तो ए आप आंसर कर सकते हैं। जीन शब्द को सबसे पहले किसने क्वाइन किया था? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर करेगा। तो सबसे पहले जोहानसन ने जीन शब्द का ये किया था, क्वाइन किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एड्स प्रभावित करता है, एड्स किसे इफेक्ट करता है? इस प्रश्न का उत्तर करना है। चलिए आंसर कीजिएगा 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अदरक एक है, अदरक क्या है? एक संशोधित जड़ है, मॉडिफाइड रूट माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आप डी की तरफ जा सकते हैं, डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत 90% होता है, ए ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा कि सोना के आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आपका मतलब नॉन रिएक्टिव होता है, शाइनी होता है और मेलिएबल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मेलिएबल यानी कि पीट के आप चादर बना सकते हैं, खींच सकते हैं, राइट। मेलिएबल एक्चुअली जो हम पीट के चादर बनाते हैं वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेशम बनाया जाता है, रेशम बनाया जाता है, तो रेशम किससे बनाया जाता है? कीट से, लार्वा से, या कोकून से? आंसर हो जाएगा सभी से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 670, इको डॉट डॉट की वजह से होता है, इको इज कॉज्ड बाई, बताइए। चलिए यही दोनों में बता दीजिए आप। प्रतिबिंब, तो ध्वनि के प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में है। देखिए उस समय के अनुसार इसका आंसर उन्होंने माना था दूसरा सबसे बड़ा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर सी। गर्म पानी का तालाब कावा में स्थित है, कावा कहाँ पर है? कावा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा हजारीबाग में, हरहद, कावा, ये सारे के सारे कहाँ पर है? हजारीबाग में। सूरज कुंड भी आपका हजारीबाग में है। चलिए छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के लड़ते हुए शहीद हो गए थे? तो ये बुद्धू भगत थे, इजी है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ी डॉट डॉट के लिए तीर्थ यात्रा का केंद्र है, तो जैनियों के लिए तीर्थ का केंद्र है। पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर ऊंचा है और 4478 फीट में अगर बोले तो पैरोक्सिन ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है, शंक्वाकार इसका आकार है। तो इन सारी चीजों को आपको ऐसे ही याद रखना है। 75 का बताएगा कि भारत के कुल संसाधन में से डॉट डॉट लगभग इतना हिस्सा है, कितना हिस्सा है, कितना प्रतिशत है? तो लगभग 40% है। ठीक है, यानी खनिजों से समृद्ध है अपना झारखंड। 1965 में धोरी कोलवरी में आई आपदा का कारण क्या था? तो 26 का आंसर हो जाएगा कि विस्फोट से आग लगना, फायर ड्यू टू एक्सप्लोजिव्स।
सोना में पाया जाता है, मतलब सोना डॉट डॉट में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो सोना तो एक झारखंड में आप जरूर याद रख लीजिएगा, कुंदेर, कोचा, पूर्वी सिंहभूम में। वैसे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन के अनुसार आप रखा खान आंसर कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। जादूकोड़ा में यूरेनियम आपको देखने को मिलता है, झरिया में आपको कोयला देखने को मिलता है। झारखंड एकमात्र उत्पादक है कोकिंग कोल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजी है। माइका आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइए? अभरक, तो अभरक सबसे ज्यादा आपको कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। झरिया में कोयला, झरिया धनबाद में। लो एस का प्रतिशत लगभग 25% है, तो ऑप्शन नंबर सी आप आंसर कर सकते हैं। देखिए जहां पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं मानता हूं कि झारखंड काफ़ी इजी है और आप भी झारखंड बार बार पढ़ते हैं, और मैं भी क्लास ले रहा हूं, शाम में क्लास भी है, हमेशा क्लास रहता है, तो क्लास को अटेंड करिए। और बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उड़ान पब्लिकेशन की बुक आती है वो, उसके बाद मनीष रंजन की ऑब्जेक्टिव बुक है, उसके शानदार एक्सप्लेनेशन के सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो आप झारखंड जाके वहाँ से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ से मतलब अच्छा खासा प्रश्न सही कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइएगा। 80 का करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग बताइए। श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के कारण प्रकार की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर करना है आपको और बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिरहोर, कोरवा, खरिया, पहाड़िया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है और बताना है कि 2001 के जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है? ये देखिए 2001 आपसे पूछ लिया है, मतलब 2001 भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2011 के जनगणना को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो भूल रहे हैं मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया है। अब सर्च करिएगा जनगणना झारखंड की जनगणना 2011 बाई हैप्पी स्टडी जोन या बाई रामानंद सर, ये भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन एक रहते ही रहते हैं। वन रिपोर्ट भी देख लीजिएगा, वन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खड़िया और हो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि महले और कंपार्ट किस प्रजाति की शाखा है? तो ये किसकी शाखा है? 83 का आंसर करिएगा। तो महले मुंडा और कंपार्ट मुंडा, ये मुंडा जनजाति का है, ये मुंडा जनजाति का है। ऑप्शन नंबर बी का आप आंसर कर सकते हैं, बी ऑप्शन। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने स्वर्ण पदक जीता था? किसने स्वर्ण पदक जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर करिए सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। देखिए अगर आप दीपिका कुमारी की बात करते हैं और ऑप्शन में दीपिका कुमारी आ जाए, तो समझिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन आप फिक्स करते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? याद रखेंगे 2012 में इनको मिला था। उसके बाद अगर पूछे कि पद्मश्री इनको कब मिला था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 2016 में इनको पद्मश्री मिला था। इसके अलावा अफ्रीकी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2014 में इनको मिला था। 2010 में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक दिलाए थे, एक तो व्यक्तिगत स्पर्धा में और एक महिला टीम रिकवर स्पर्धा में इन्होंने दिलाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 2010 के एशियाई खेल में इन्होंने कांस्य पदक दिलाया था, और उसके बाद रजत पदक भी इन्होंने आप देखेंगे तो 2011, 12 और 13 में 3 विश्व कप में इन्होंने रजत पदक भी दिलवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। झारखंड का उत्पादन करने वाला भारत डॉट राज्य है, तो माइका का उत्पादन करता है झारखंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइका कहाँ पर? तो कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग में, ज्यादातर कोडरमा में रूबी अभ्रक जो आपको देखने को मिलता है वो। माँ श्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा आर्यन्यर अधिकार आधारित है, किस पर आधारित है? ये मुंडा विद्रोह पर आधारित है, बिरसा मुंडा के बारे में उसमें उन्होंने दिखाया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाश्वेता देवी के द्वारा, जो कि कब? 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्म देवता की पूजा कर्म त्योहार पर होती है, जो कि डॉट डॉट देवता को समर्पित है।
बताइए 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर हो जाएगा शक्ति, यौवन और जवानी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गोरों किस जनजाति में वधु मूल्य की प्रथा के नाम से जानी जाती है? तो 88 का भी आंसर कर सकते हैं हो जनजाति में। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर दारोगा की तरफ से दिया गया था ए ऑप्शन, तो ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और एसटी सबसे ज्यादा प्रतिशत में आपको कहां पर मिलता है? तो आपको याद रखना है कि खूंटी में प्रतिशत के हिसाब से और जनसंख्या में रांची में सबसे ज्यादा एसटी देखने को मिल जाता है। एसटी कितना प्रतिशत है? तो लगभग 26% है, 26.20%। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आपको करना है। 90 का आंसर हो जाएगा पांड्या नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उन्होंने आंसर माना था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब है? गर्म पानी का तालाब कहाँ पर है? इजीली आप आंसर कर सकते हैं 91 का। तो इसका भी आंसर हजारीबाग हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी कोयल होगा मेरे ख्याल से। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल है आंसर देना, क्योंकि झारखंड, बिहार और ओडिशा तीनों का ये रहा है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर चूज करना हो तो आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा विरोधाभास रहा था। भारतीय प्राकृतिक रॉल और गोंद संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर करना है आपको। 93 का आंसर हो जाएगा नामकुम। ऑप्शन नंबर बी। झारखंड की स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? तो 94 का आंसर बताना है। 94 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औद्योगिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। बाकी सीखने के लिए केंद्र स्मार्ट बना दिया जाए ये है, कागज रहित पंचायत का कार्य भी है, प्रगतिशील तकनीक द्वारा कृषि ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशिया का मीथेन गैस कुआं पहला कहाँ पर था? तो ये पर्वतपुर, जो कि कहाँ पर है? बोकारो में, स्टिल बोकारो। ठीक है, नेक्स्ट पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो 1772 से 82 पहाड़िया विद्रोह। चिल्का विद्रोह कब हुआ था बताइए? 83 से 85। तो ये आप याद रख लीजिएगा। महेशपुर, पाकुड़ की रानी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 96 का ए ऑप्शन। रणधीर वर्मा को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 97 का आंसर करिए। तो अशोक चक्र से रणधीर वर्मा को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अल्बर्ट एक्का को इजीली आंसर कर सकते हैं, परमवीर चक्र। झारखंड के उजाला स्कीम के तहत वितरित किया जाएगा, क्या वितरित किया जाएगा? 98 का आंसर करिए। 98 का आंसर हो जाएगा एलईडी ट्यूब लाइट्स एंड ऊर्जा कौशल पंखा। निम्नलिखित प्रजातियों में से सच्चाई के लिए राइट, सच्चाई के लिए यानी कि ट्रूथ के लिए बलिदान देने के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है? 99 का आंसर करिए। वेरी इजी। तो ये खरवार जनजाति है जो सच्चाई के लिए जानी जाती है। तो 99 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एंटी कन्वर्सन लॉ पास कराने वाला झारखंड कौन सा स्थान वाला देश है? उस समय के अनुसार ये करंट अफेयर रहा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 100 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 9th। तो देखिए यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि रैंक वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड में मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर करना है। तो उस समय के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। और मंत्रिपरिषद के जो नए मंत्रिमंडल हैं उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने विधानसभा क्षेत्र के साथ में एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पर आप जाके ज़रूर देखिएगा। और www.happystudyzone.in भी विजिट करिएगा, वहाँ भी मैंने मंत्रिपरिषद को बहुत ही फोटो के साथ में और उनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन सा और मंत्रालय उनके पास है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वो वाला वीडियो जाके आप जरूर देख लीजिएगा। रांची में पहले अस्थायी लोक अदालत ... में शुरू हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर करिए।
तो 2002 में याद रख लीजिएगा लोक अदालत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थाई लोक अदालत रांची में। 2017 से 18 का बजट, तो अंदाजा लगा लीजिए कि बजट से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है और याद भी नहीं रखिएगा, ये भी याद नहीं रखना है आपको 100 जो चौथा, लेकिन हाँ ये देखिए कि आपका जो बजट है और आर्थिक सर्वेक्षण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी देखिए 2017 का करंट अफेयर रहा होगा, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, बस एक कैलकुलेशन के लिए, एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार डॉट डॉट के दिन पूरे होने पर शहीद ग्राम विकास योजना बनाई थी, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका कोई मतलब हमारे एग्जाम से अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन एनालिसिस के लिए है। निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है, तो 107 का आंसर करें, 107 का आंसर क्या होगा, एक खरवार जनजाति जो कि सच्चाई के लिए बलिदान दे देती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं, तो झरनों का शहर हम किसे कहते हैं, रांची को कहते हैं, तो वेरी इजी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मैथ रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट है कि 1957 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, कौन से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजमहल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इनमें से कौन से झारखंड के कला के रूप में जाना जाता है, तो झारखंड के कला के रूप में कौन सा जाना जाता है, इजी है, आंसर कर सकते हैं, बताइए। धोकरा कला झारखंड में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, धोकरा कला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 110 का आंसर मैंने क्या बताया है, बी होगा ना, हाँ बी कर लीजिए इसको, ए नहीं बी, धोकरा कला, ठीक है। अब यहाँ से कुछ मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, तो वो हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं और इसको हम लोग करते हैं आराम से, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, एक मैं पेन ले लेता हूँ पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन से सबसे पहले तो आपके रीजनिंग के सवाल आएंगे, उसके बाद फिर मैथ के भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर 6 पुस्तकें हैं, हैरी पॉटर, एक मिनट, चलिए ठीक है, इसका मैं साइज कर लेता हूँ थोड़ा सा कम। तो एक हैरी पॉटर वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और सिलेंड्रा वर्ल्ड वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, जंगल बुक को एक ऐसी मतलब एक के ऊपर रख कर ढेर में सजाना है निम्नलिखित नियम के तहत। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए कि किसी उच्चतर वॉल्यूम संख्या वाली पुस्तक के नीचे उसी वॉल्यूम के निम्नतर वॉल्यूम को नहीं रखा जा सकता है। की पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। उदाहरण के लिए लैरी 2 को लैरी 1 के नीचे नहीं रखा जा सकता है, 2 के नीचे 1 नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोला है कि जंगल बुक किसी भी लैरी पॉटर यानी हैरी पॉटर है एक्चुअली, ये हैरी पॉटर पुस्तक को छूनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर किताबों के ढेर में सबसे ऊपर कौन सा है, जंगल बुक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कह दें कि सबसे ऊपर कौन सा है, तो सबसे ऊपर तो आपका जंगल बुक हो गया, ठीक है, जंगल बुक सबसे ऊपर हो गया, तो उसके ठीक नीचे इनमें से कौन सी पुस्तक होगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या नहीं रख सकते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए कि हम पहले 1 को नहीं रख सकते हैं, है ना, तो किसको रख सकते हैं, उसके बाद हम सिलिंड्रिलास को रख सकते हैं, वॉल्यूम 2 को। बाकी इसको आप एनालिसिस कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो इजीली इसका आंसर कर लीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं। अगला है कि एक शहर है, उसके शहर में केवल 3 प्रकार के लोग मौजूद हैं, जो ट्रूथर्स है, सच बोलते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं, लायर्स है, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, और अल्टरनेटर्स हैं, जो एक बार सच बोलते हैं और एक बार झूठ बोलते हैं। जब एक पर्यटन ने एक लड़के से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं लायर हूँ, लड़का क्या है बताइए। ये जो है इससे पूछा गया तो ये बोला कि मैं लायर हूँ, तो इसने क्या बताइए क्या जवाब दिया,
तो देखिए, इसी किसी से पूछा गया, एक पर्यटक ने लड़के से पूछा, तब उसने क्या जवाब दिया कि मैं एक लायर हूँ, और लायर जो है वो हमेशा झूठ बोलते हैं, ठीक है, ट्रूथर्स जो है हमेशा सच बोलते हैं। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्टरनेटर, क्योंकि एक बार सच बोला है और एक बार झूठ बोल दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप आंसर कर सकते हो, और सी माना भी था। तो अब देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई का मिलान होता है, तो इसमें क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फॉर्मूला से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आप खुद भी पॉज करके बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा कि आवर को सबसे पहले एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, प्लस माइनस कितना मिनट है, तो मिनट यहाँ पर 0 है, राइट। और उसके बाद हम 12/11 से करते हैं गुना, कर लिए गुना, तो ये कितना हो गया, तो ये तो आपका 15 चौक मतलब 520 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 240/11 पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 दूनी 22, 20 1, और ये आपका 9/11 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मिनट वाला हम लोग निकाल रहे हैं, तो मिनट आपका कितना हो जाएगा, आप देखेंगे कि 21 मिनट, और 21 मिनट लगभग आपका इसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। बहुत अलग अलग मेथड बनाने के बना सकते हैं। अगला देखिए वेरी इजी, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। इसमें इसमें अगला श्रृंखला कौन सा होगा, सीरीज कौन सा होगा, ये आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर ये क्या किया होगा, जीरो में क्या किया होगा, जीरो में ऐसा लग रहा है कि ये क्यूब किया होगा, -1 कर दिया होगा, 2 का क्यूब किया होगा, +1 कर दिया होगा, ठीक है, तभी तो 9 आएगा, ये 8 और 1 9। उसके बाद क्या किया होगा, 3 का क्यूब -1, तो पता लग गया कि -1 +1 +1 क्यूब करके, राइट। तो ये देखिए ये क्या है, ये आप देखेंगे तो 6 का क्यूब है +1 है, तो अगला क्या होगा, 7 का क्यूब होगा -1 होगा, यानी कि 7 का क्यूब 343 में से -1 करेंगे तो आपका 342, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजी है। अब देखिए धातु से सिक्का बनता है, काफी इजी है ना, ये धातु से सिक्का बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि दूध से क्या बनेगा, दूध से दही बनेगा, सी ऑप्शन, इजी है। अब देखिए क्षैतिज समरूपता यानी कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री के गुण कौन दर्शाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि बराबर बराबर भाग में कौन काट सकता है, ठीक है। तो देखिए ये इक्वली कट सकता है क्या, नहीं कट सकता है। ये इक्वली कट सकता है क्या, नहीं। देखिए ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर देखिए ज्यादा हो जाएगा, अनबैलेंस, ये अनबैलेंस हो जा रहा है, ये अनबैलेंस हो जा रहा है, ये अनबैलेंस हो जा रहा है। लेकिन बीच में अगर इसको आप काटते हैं तो बिल्कुल ये सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन से भी दिमाग आप लगा सकते हैं। इनमें से कौन सा अक्षर समूह क्षैतिज समरूपता, ये तो मैंने बता दिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ये लेंथी जाएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करिएगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसको आप ट्राई कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और वेबसाइट में मिल जाएगा, पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। काफी इजी होते हैं ऐसे प्रश्न, बस थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है, राइट। वैसे इसमें आंकड़े जो है ना वो अपर्याप्त है, पर्याप्त आंकड़े नहीं है, तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पर्याप्त आंकड़े नहीं है। हाँ 119 आपको हम जरूर बताना चाहेंगे, इसको आप बनाइए भी, खुद भी कोशिश करेगा 119 को हम कैसे बना सकते हैं। चलिए ट्राई करिए, एक बार आप पॉज कर लीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। तो देखिए सबसे पहले तो एक हम कतार बना लेते हैं, सीधी कतार इस तरीके से, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक सीधी कतार में 18वें स्थान पर खड़े हैं कौन, अदनान। अदनान जो है वो सीधी कतार में 18वें स्थान पर खड़ा है। अब वो आगे स्थान, ठीक है, 6 स्थान आगे आकर खड़े हो जाते हैं, 6 स्थान आगे हो जाता है, आगे ये है, 6 स्थान आगे हो गया, 6 स्थान ये आगे हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि और सभी लोग लाइन के पीछे मुड़ जाते हैं। अब सभी लोग पीछे मुड़ जा रहे हैं, पीछे मुड़ जा रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा। और अदनान अब खुद से 18वें स्थान पर पाता है, ठीक है। अब पीछे मुड़ गए ना, तो पीछे मुड़ गए तो हम पीछे से काउंट करेंगे 18वें स्थान पर, ठीक है। अब 18वें स्थान पर ये पा रहा है यहाँ पर खुद को, तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा 18वें स्थान पर, ठीक है।
समझ आया? समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैंने क्या बोला है उसको थोड़ा समझिए ध्यान से। क्लियर है? ओके वेट, थोड़ा सा वेट करिए आप, थोड़ा सा वेट करिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा वेट करें हैं। गलती से क्लिक हो गया था, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे थे? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थे क्वेश्चन नंबर 118। मैंने बता दिया था कि आप कर लीजिएगा, जो कि अपर्याप्त इसमें जानकारी है। हाँ, ये करना था आपको 119 नंबर। देखिए ज़रा इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए 119 नंबर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या बोला गया? सबसे पहले बोला गया कि अदनान एक सीधी कतार में 18वें स्थान पर खड़ा हो जाते हैं। ये 18वें स्थान पर जो है अदनान खड़ा हो गया नीचे से, मतलब ऊपर से, ठीक है, एक सीधी कतार में। अब वो आगे स्थान आकर, अब ये क्या करता है कि आगे स्थान 6 आगे चल जाता है। ये 6 आगे चल गया, ठीक है, आगे तो इसका यही है ना, ठीक है। और फिर सभी लोग लाइन के पीछे मुड़ जाते हैं, और सभी लोग जो है अब पीछे मुड़ गए हैं, इधर इधर मुड़ गए हैं पीछे। और अदनान अब खुद को 18वें स्थान पर पाता है। पीछे मुड़ गए हैं तो अब स्टार्ट किधर से होगा? पीछे से होगा। अब अदनान जो है ये वाला पार्ट देखिए, अब ये जो यहाँ से 18वें स्थान पे ये पाता है, ठीक है, 18वें स्थान पे। अब आपको बताना है कि कतार में कुल कितने लोग खड़े हैं। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर शुरू में ये 18 था, पीछे आगे मतलब आगे स्थान वो जो है 6 आगे, यानी कि 6 कम हो जाएगा, यानी कि टोटल 18 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ये 18 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 18 हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट पे देखिए 2 बार काउंट होगा अदनान का, तो एक बार ये माइनस कर लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36 में से आपका 7 जाएगा तो 29 बचेगा। ऑप्शन नंबर आप सी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, 29 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। और अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा विषम है? विषम बताइए जरा। तो देखिए सर्कस, जहाँ पर एंजॉय करिएगा आप, चिड़ियाघर भी जाके थोड़ा सा मौज मस्ती करिएगा, सिनेमा भी करिएगा, लेकिन पुस्तकालय में आपको सीरियस होके स्टडी करना होगा, पढ़ाई करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, अलग है। जुबिन और उसके सहपाठी एक कतार में खड़े हो जाते हैं। अगर सामने की ओर गिने जाने पर वो 12वें स्थान पर है और उसका दोस्त जग्गी उससे 4 स्थान पीछे है। अंत से गिने जाने पर जग्गी 13वें स्थान पर है। कतार में कितने छात्र हैं? देखिए रैंक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, मतलब पूछे गए हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए कि इस तरीके से आप एक लाइन बनाते हैं, और लाइन बनाने के बाद ये क्या कह रहा है कि अगर सामने से ये गिन रहे तो कितने स्थान पे है? ये 12वें स्थान पर है, ठीक है। और पीछे से 4 स्थान, पीछे से 4 स्थान, ये लीजिए पीछे से 4 स्थान, ठीक है। उसका दोस्त जो है जग्गी उससे पीछे 4 स्थान पर है। अंत से गिने जाने पर जग्गी 13वें स्थान पर है, ठीक है। अंत से अगर हम गिनते हैं, अंत से गिनते हैं तो इसका जो स्थान है वो 13वें स्थान पर है। बस इसको आप सबको जोड़ लीजिए, और कितने छात्र हैं तो एक इसका कॉमन हो जाएगा यहाँ ये, ठीक है, तो एक माइनस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो 12 प्लस 13 प्लस 4 माइनस 1, तो 25 4 29, 28 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 28 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि अगर 5 अप्रैल को शनिवार था, देखिए ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, परेशान नहीं होना है। तो उसी वर्ष मई का तीसरा रविवार किस तारीख को होगा? तो देखिए 5 तारीख को क्या है? शनिवार है। तो 6 अप्रैल को क्या होगा? तो आप देखेंगे कि रविवार है, और चूंकि मेरे से रविवार ही पूछ रहा है
तो रविवार हम निकाल लेते हैं, साथ साथ जोड़ते चले जाइए। तो एक आपका कौन सा हो गया, 7 6 मतलब 5 को शनिवार था तो 7 को 6 को रविवार हो जाएगा। फिर इसमें आप 7 जोड़िएगा तो 13 को रविवार हो जाएगा, फिर 20 को रविवार होगा, फिर 27 अप्रैल को रविवार होगा। हो गया। अब मई में हम एंटर करते हैं तो 4 मई को हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 11 मई को हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 18 मई को जो है ये रविवार हो जाएगा, क्योंकि ये मई का महीना है और हमसे तीसरा वाला पूछा था। तो तीसरा वाला कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इजी है, बस ऐसे ही आप लिख लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा और आप आंसर कर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ता है, राइट। तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा इसका आंसर कि केवल ये जो शब्द दिया हुआ है मिलने वाले अक्षरों में से कौन सा शब्द समूह बनाया जा सकता है। बताइए कौन सा बना सकते हैं। मोबाइल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मॉलेस्ट, माइल्स, चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका आंसर कर लीजिएगा के। और आगे क्या है, तो आपसे कोस्टली का पूछा हुआ है, इसको निकाल लीजिए, ये काफी इजी होता है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मैं हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद भी बना लीजिएगा। जैसे आपसे अगर कोस्टली का पूछ रहा है, कोस्टली का, तो आप कैसे आंसर कर सकते हैं बताइए। कोस्टली का पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर आर का आपको पता लग गया, आर आर कॉमा दिख रहा है। तो ये इस कोड को क्या बोला जाता है, आर आर को क्या बोला जाता है। तो आप यहाँ नीचे में थोड़ा सा नीचे ये चला गया है एडजस्ट करने में। तो आर के लिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मौज लगता है कि आर के लिए है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये कर देता हूँ, जैसे पोल आर कोस्टली को क्या लिखा गया है तो यहीं पर आप कर लीजिए। इसमें यहाँ इसको बोला गया है कूट, मौज, और फिर बोला गया है होल। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों में क्या आपको देखने को मिल रहा है, मौज देखने को मिल रहा है। तो ये पता हो गया कि आर के लिए जो है वो क्या है, मौज है। आर के लिए क्या है, मौज है। तो आर इलिमिनेट हो गया, गोष्ठी का पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो पोल का एक बार देख लीजिए, पोल का क्या होगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला पोल है, तो इसमें देखिए और इसमें देखिए कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे कि ये दोनों में आपका कूट है। ये देखिए यहाँ पर कूट है, यहाँ पर कूट है, तो बचा क्या, हुल बचा। यानी कोस्टली के लिए आप हुल आंसर कर सकते हैं। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन काफी इजी होता है, तो ये कुछ खास है नहीं। इसका आंसर करें, इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर करें। तो देखिए इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ेगा, यानी कि 13 + 4 17 किसका होता है, क्यू का। ऑप्शन नंबर ए इजी आंसर कर सकते हैं। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, तो पहले एक पंक्ति बना लेते हैं और 5 व्यक्ति को डाल देते हैं। 1 2 3 4 और एक 5 मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए कि दोनों छोर पर 2 व्यक्तियों में से एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर है और दूसरा व्यापारी है। बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ही करते जाना है। वकील छात्र के दाईं ओर खड़ा है, अभी छोड़ देते इसको। लेखक व्यवसायी के बाईं ओर खड़ा है, तो यहाँ पता लग गया कि कौन होगा, यहाँ पर पता लग गया कि लेखक होगा, बाईं ओर है। तथा छात्र, छात्र जो है प्रोफेसर के, छात्र जो है तथा छात्र प्रोफेसर और वकील के बीच में है। तो प्रोफेसर है, यहाँ पर वकील रहेगा, तभी तो बीच में छात्र बैठ पाएगा, यहाँ पर छात्र हो जाएगा, ठीक है। तो बीच वाले स्थान पर कौन है, तो वकील है, वेरी इजी, वकील है, देख लीजिए बीच में, यानी कि तीसरे स्थान पर दोनों तरफ से गिने जाने पर वकील इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक स्टॉप पर बसें हर 47 मिनट बाद रुकती हैं। अभी वक्त है 4:23, ठीक है, और आखिरी बस 16 मिनट पहले रुकी थी। अब बस कितने बजे रुकेगी, वेरी वेरी इजी, अभी तक का सबसे इजी। क्या करना है कि कितना पहले मिनट पहले रुकी थी, तो 16 मिनट पहले, तो 16 मिनट आप घटा लीजिए। 8:23 में आप 16 मिनट को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 13 7, यानी कि 8:07 में ये गाड़ी रुकी थी, ठीक है। और रुकती कितने मिनट बाद है, 47 मिनट बाद। बस आप इसमें 47 मिनट जोड़ दीजिए फिर से, क्योंकि इसके बाद फिर ये रुकेगी गाड़ी, राइट। तो 14 5 ये 8, ये लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 8:54 पे
ये दोबारा रुकेगी। तो इजी है, आप आंसर कर सकते हैं। अब 128 में देखिए इसमें क्या है पैटर्न, पैटर्न देखिए, ये देखिए ये यहाँ है ना, उसके बाद ये बाहर हो गया, फिर ये देखिए ये वाला बाहर हो गया, फिर ये आ गया। तो ये जो सीरीज फॉलो कर रहा है उसके अनुसार आप देखेंगे तो अगला क्या होगा, ऐसे समझिए कि ये क्या किया, ये बाहर है, फिर ये वाला बाहर ले आया, ठीक है, फिर ये देखिए इसके बाहर है, इसके अंदर ले आया। तो अगला सीरीज ये बनेगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। 29, 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इसका आंसर अगर आप इसको ये करेंगे, मोड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, डिटेल में बताने में थोड़ा समय लग सकता है, आप इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। मतलब ये देख लीजिए कि डाइस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, ये भी फिगर वाला प्रश्न काफी इजी होता है, आप खुद भी इसको पॉज करके आंसर कर सकते हैं। तो ये बताइए कि श्रृंखला की अगली तस्वीर कौन सी होगी। तो आप इजीली यहाँ पर ऐसे काउंट करिए, ये वाला उठ के पहले यहाँ पर आया, फिर ये वाला यहाँ छोड़ के यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ आने के बाद फिर ये यहाँ आया, अगला कहाँ आएगा, ये बीच में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इजी है, कोशिश करिए बनाने का। अगला क्वेश्चन है कि दो निरंतर विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये काम हो जाएगा। 290 लाना है, ये लास्ट में आपका यूनिट डिजिट रहेगा, स्क्वायर होके 290 किसका आएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें, इसका यूनिट डिजिट अगर ले लें तो 3 तिया 9 और एक का यूनिट डिजिट ले लें, तो देखिए दोनों जोड़ने के बाद यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी कि इसका जो पहला संख्या है वो 0 आ सकता है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा के ऐसे कर सकते हैं। एक बार चेक भी कर लीजिए कि अगर छोटी संख्या 11 का स्क्वायर और छोटी संख्या 13 का स्क्वायर अगर हम जोड़ दें 121 प्लस 169, तो आप पाएंगे कि 290 आ रहा है। तो इजीली आप आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290 करिए, तब यहाँ से x का वैल्यू आपको 11 मिल जाएगा और x प्लस 2 का वैल्यू 13 मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका है, ठीक है, लेकिन ऐसे आप अज्यूम करके करेंगे तो ये आपके लिए बेहद आसान होगा। तो ये मेरे ख्याल से अपने से अज्यूम करके थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बना सकते हैं। ये तो काफ़ी ईजी है, बस इसको कर लीजिए। कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं, इसको क्या करते हैं फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2 और 3, देखिए 3 2 5 जोड़ने पे 5 भी आ रहा है बीच वाला, तो आप इजीली इसको बनाइए, बना सकते हैं। तो ये 3x माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसमें जो कॉमन आएगा वो आपका हो जाएगा 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, और इसमें 2 कॉमन आएगा, x माइनस 1 देखिए दोनों में कॉमन है, तो इसको वापस अब बाहर ले लीजिए और बचा क्या, तो 3x माइनस 2 बच गया। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा बताइए। x का वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू आपका 1 निकल जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू 2/3 निकल जाएगा। तो 2/3 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आप ए की तरफ जा सकते हैं और ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो पूरक कोणों में से बड़ा कोण अन्य से 22 डिग्री अधिक है, बड़े कोण का मान क्या होगा। वेरी इजी, क्या करेंगे इसमें, देखिए पूरक कोण किसको बोलते हैं, दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, यानी कि पूरक कोण बोला जाता है। यानी दो एंगल का योग जो है एक समकोण के बराबर होगा, यही है, ये तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी से, ये तो होता ही है। अब क्या कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण से कितना बड़ा है, 22 डिग्री अधिक है। इक्वेशन के फॉर्म में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 22। इनसे बड़ा कोण पूछा हुआ है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, और x का वैल्यू 56 निकल के आ जाएगा। और बड़ा तो 56 ही है ना, क्योंकि किसी में से कुछ घट रहा है, राइट।
तो घट रहा है तो बड़ा होगा ये वाला, तो 56 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजी, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ने पे अगर किसी भी भिन्न का अंश है, देखिए मैं इक्वेशन बना देता हूँ, काफी इजी है, आप इसको कर लीजिएगा, खुद से भी कर लीजिएगा। अंश में 3 जोड़ने पे इसका जो वैल्यू है वो 5/4 हो जा रहा है, 5/4। जब इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 12 = 5y। इक्वेशन बना लीजिए तो 4y - 5y = -12। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लीजिए कि हर में 6 जोड़ने पे, तो x तो एज इट इज रहेगा और इधर हर में हम 6 जोड़ दे रहे हैं तो 1/2 बन जा रहा है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा बताइए, सॉल्व करिए तो आप बोलेंगे 2x - y = 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लीजिए और आप x का और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वेरी इजी, 10वीं क्लास का ये बच्चा भी कर सकता है। तो इसका आंसर करिए, कितना हो जाएगा। तो x का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो x का वैल्यू 7 निकलेगा और y का वैल्यू 8 निकलेगा, यानी 7/8 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और इसमें भी देखिए काफी इजी है। करना क्या है एग्जैक्टली, ये देखिए n का वैल्यू निकालना है आपको, निकालिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है इंटू 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर फिर इसका पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब और पहले से इसका पावर ऑलरेडी 4 है, इक्वल टू है n⁻10। यही है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये आपका 5 के पावर में अगर हम तोड़ना चाहें इसको, आगे इसको बढ़ाएं तो देखिए यहाँ पर 5 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 दूनी 6, अब ये 5 का पावर 6 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर 4 तिया 12, 5 का पावर 4 तिया 12 और n⁻10। अब इसको आगे सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, तो देखिए अब सारे बेस सबका समान है ना, तो अब पावर को आराम से जोड़ सकते हैं। तो 18 2 20 हो जाएगा और n का पावर 10। अब देखिए इसके बेस को समान करने के लिए इसके पावर को पहले बराबर करना होगा, तो पावर को हम कैसे बराबर कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम ऐसा करते हैं कि 5 का स्क्वायर और फिर ऐसे लिख दे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर का पावर 10 इक्वल टू n का पावर 10। बस हो गया, सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों का हो गया, यानी कि 5 स्क्वायर 25 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे n का वैल्यू पूछा हुआ है। तो n की जगह पे क्या है, n की जगह पे 5 स्क्वायर है और ये दोनों का पावर देखिए 10 है, राइट। तो इस हिसाब से आप 25 आंसर कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या एक प्राकृत संख्या वर्ग नहीं है। आप ऐसे समझिए, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा चेक करने में जाइएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का 8, 3 का 27 का 7, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। तो आप देखिए कि कहीं भी यूनिट डिजिट आपको 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग नहीं है। बाकी देखिए 5 आता है 25 में, 9 भी आता है 3 तिया 9 में, ठीक है, 3 तिया 9 में 9 आता है आपका। ये मैंने क्यूब कर दिया, क्यूब नहीं करना था, मुझे ये स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर आपसे पूछा था, ठीक है। तो स्क्वायर में देखिए कि 1 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 छक 36, ठीक है, और 7 7 49। तो कहीं भी आप देखिए कि आपका 3 नहीं आ रहा है। अरे यार क्या लिखा जा रहा है, 1 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 25 36 49, राइट। तो आप देखिए कि लास्ट में कहीं भी आपको 3 देखने को नहीं मिल रहा है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर आप मान सकते हैं। चलिए ये देखिए इसको कैसे करना है, तो ये अगर आपको करना है तो आप करिए कोट 135 को आप कैसे लिख सकते हैं, 90 + 45 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कोट 180 डिग्री -45। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे दोनों को लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज तो आप जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा रहता है तो वो चेंज हो जाता है, यानी कि आपका ये tan 45 डिग्री होगा,
लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश आप पढ़ते होंगे, 10th में भी आपने पढ़ा होगा और 12th में तो अच्छे से पढ़ा होगा कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पर सिर्फ साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और 90 + 45 मतलब इस क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होता है। तो देखिए 90 + 45 ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है इसका वैल्यू माइनस में होगा, तो -1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 10 और 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, राइट, और यहाँ पर एक माइनस लगा लीजिएगा। इसका उत्तर आप क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 138। चलिए इसका आंसर करिए। तो ये भी इजी है। क्या है क्वेश्चन, यदि सूर्य के द्वारा बनाई गई उस व्यक्ति की परछाई उस व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर है। देखिए परछाई और ऊंचाई दोनों बराबर है, राइट, यानी कि ये वाला भी बराबर है, ये वाला भी बराबर है, तो कोनों का अवनमन कोण क्या होना चाहिए। अब सिंपल सा बात है कि ये 90 डिग्री है, दोनों बराबर होगा, तो दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए, यानी कि ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये अकेले 90 हो गया, तो 90 में भी 90 बचा तो आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, राइट। ये 45 हो जाएगा, और नमन पूछा है तो नमन आपका 45 डिग्री। ये वेरी इजी। तो देखिए इजी प्रश्न, बाकी टाइम मैनेज कर लीजिएगा तो काम हो सकता है आपका। इसमें थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाना है आपको, लेकिन ठीक है, ये भी आसान है। एक तांबे की छड़ का व्यास 1 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और उसे समान मोटाई की तार में ढाला गया है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर। तार की मोटाई लगभग कितनी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इजी भी है। आप इसको बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, बन जाएगा। देखिए क्या है, पहले तो जो तार की मोटाई है वो काफ़ी पतली है, और इसको फिर थोड़ा सा हमको जो है अगला मोटाई में, मतलब इसका जो है ना, मतलब साइज हम चेंज कर रहे हैं, ये आप समझिए एक तरीके से। तो साइज जब हम चेंज कर रहे हैं, तो जो एक तांबे की छड़ है, पहले ये क्या है, तो इसका व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और तांबा मतलब इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो ये क्या दिखा दे रहा है, सिलेंडर है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr² होता है, यही होता है ना। तो बस इसको हम कर लेंगे सॉल्व, थोड़ा सा हम इसको ये कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब इसको जब हम ये करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट कैसे कर सकते हैं बताइए। तो πr², r का वैल्यू कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, और हमारे पास h कितना है, h देखिए 8 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से दूसरा वाला साइड में देखिए क्या है, दूसरा वाला साइड में वेट, हाँ, तो दूसरा वाला साइड में देखिए फिर πr², r का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो r², इसी से हमारा जो है मोटाई पता चलेगा, और लंबाई दिया है कितना 18 सेंटीमीटर। बस इसको आप काट लीजिए, तो ये 2 से 4 बार में, और ये 2 से कितना 9 बार में, जितना क्लियर है। अब इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये तो ये 4 और ये 4 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, राइट। तो r का वैल्यू आपके पास कितना हो गया, r का वैल्यू ये इधर है, तो इधर होके हो जाएगा आपका 9√, हो जाएगा, क्योंकि r² का वैल्यू होगा ना, तो 1/3 आपका निकल गया r का वैल्यू। लेकिन जब हम मोटाई पता करते हैं ना, तो मोटाई हम उसके व्यास के हिसाब से पता करते हैं, तो r नहीं बल्कि अब हमको 2r निकालना है, यानी कि 2r बोले तो 2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बन जाएगा। ये तो सुपर इजी है, अभी तक का सबसे इजी। देखिए क्या है कि यदि किसी लंबवितीय शंकु का तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बस सिंपल इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 140 में अप्लाई करिए। क्या होता है फॉर्मूला, πrl होता है, शंकु है आपके सामने, तो अगर इस तरीके से आपके सामने शंकु है, तो क्या दिया है, क्या दिया है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका तिर्यक ऊंचाई है, यानी तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला तिर्यक ऊंचाई आपका 10 दिया है, और आधार की त्रिज्या ये वाला 7 दिया है,
आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, यही होता है। बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 22/7, आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू 10, 220 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काटेंगे तो, राइट। ऑप्शन नंबर ए है। 3 से विभाज्य होने वाली दो संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए, इसको गिनने मत जाइएगा, अब इसको तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि 3 से विभाज्य होने वाले दो अंक वाले 10 हैं, 11, 12, ठीक है। ये तीनों में से आप बताइए कि कौन ऐसा संख्या जो 2 से विभाज्य होगा सबसे छोटा 2 अंक में, तो आप बोलेंगे 12, तो आपको पता लग गया कि पहला संख्या तो 12 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कितना होगा, 99, 99 होगा ना 2 अंक वाला, क्योंकि 100 फिर आगे हो जाएगा, तो 99, यानी कि हमें एक ऐसा सीरीज मिल गया 12 के बाद ये 15 होगा, 15 के बाद 18 होगा, ऐसा सीरीज मिल गया। अगर हम ये पता कर लें, ये अब आपको एपी में मिल गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिल गया, समांतर श्रेणी में, तो अगर ये पता लग जाएगी एन का वैल्यू क्या है, तो हम पता नहीं कर लेंगे कि उसकी कुल संख्या कितनी है। वेरी इजी, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए का वैल्यू आपके सामने 12 है, डी यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, सार्व अंतर, ये दोनों का अंतर देखिए 3 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट संख्या कितना है, तो आप कहेंगे कि 99 है, ये देखिए 99 है। और एन का फॉर्मूला आप जानते हैं ना कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। बस पुट कर लीजिए, समझाने में समय लग रहा है, आप खुद करेंगे तो बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। तो देखिए एन का वैल्यू आपका 99 पुट करिए, 99, ए का वैल्यू 12 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 है। बस सॉल्व करिए इसको, आंसर आपके सामने है। तो 12 जब माइनस करेंगे तो 87 हो जाएगा, और फिर 87 को 3 बार कटेंगे तो ये 29 हो जाएगा, 29 इक्वल टू एन माइनस 1, यानी कि एन इक्वल टू आपके सामने 30 आ गया। आंसर क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम 12 पदों का योग 700 कितना है, 80 है, एवं पहला पद जो है 10 है, और इसका 20वां पद कितना होगा ये बताना है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, करिए। कैसे करेंगे, तो आपके सामने क्या दिया है, तो सम दिया है, और सम का फार्मूला क्या होता है, मैं हिंट कर दूं क्या, सम का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। बस इसको अब बनाना शुरू करिए। तो इसको बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएं, तो देखिए बड़ा आसानी से बना सकते हैं। तो एशियन का फार्मूला हम जानते हैं ना, तो एशियन की जगह पे आप 780 तो पहले रख लीजिए, 780, ठीक है, 780 रख दिए। एन की जगह पे 12 है, एन बटा 2 यानी कि 12 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2a, ए की जगह पे कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि ए की जगह पे आपको दिया है पहला पद 10 दिया है, तो 2a निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, तो बताइए कि एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन का वैल्यू 12 दिया हुआ है। देखिए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन का वैल्यू 12 दिया है, यहाँ पर स्पष्ट है। तो एन माइनस 1 यानी कि 11 इंटू डी, सार्व अंतर पता है क्या, सार्व अंतर मुझे नहीं पता, ये पता रहता तब तो हम आसानी से निकाल लेते। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप 6 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बताइए, तो 1 और 6 दिया 18, यानी 130 निकल जाएगा, ये निकलेगा 130, बिल्कुल निकल जाएगा 130, और ये फिर 20 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 11d, यानी अल्टीमेटली यहाँ पर आपको क्या करना है, डी का वैल्यू पता करना है। बस डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, डी का वैल्यू यहाँ घटाएंगे तो 110, यानी कि डी का वैल्यू आपके सामने 10 आ गया। अब निकालना है 20वां पद, 20वां पद बोले तो A20 निकालना है। A20 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 19d हो जाएगा। बस इसमें सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि 10 है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, 19d यानी कि 190, और 10 और 190 200 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, दो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक एस एन का और एक ए एन का, तो दोनों फॉर्मूला यूज करने के बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, एक साथ दो हेड न आने की क्या संभावना है। बहुत इजी है, क्या संभावना बनता है, अगर हम दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो 4 संभावना बनेगा। कौन कौन सा,
तो आप कह सकते हैं कि हेड हेड बनेगा, टेल टेल बनेगा, एक हेड टेल बनेगा और टेल हेड बनेगा। यही 4 संभावना है। 2 एक साथ न आने का, ठीक है। पहले आने का बताइए, तो आने का एक ही है, न आने का ये तीनों हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो गया। इजी, सुपर इजी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला है कि एक डब्बे में 3 हरा है, 3 सफेद है और 4 काले गेंद हैं। यदि किसी गेंद को डब्बे से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो उसे काले ना होने की संभावना क्या है? बताइए आंसर क्या होगा। वेरी इजी ये भी। अब देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 3 3 6 और 4 10। नीचे तो 10 होगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। ऊपर क्या होगा, तो देखिए काले ना होने का, काला नहीं है तो काला हटा देते हैं, बचा क्या, हरा और सफेद। 3 3 6 काटेंगे, 3/5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इजी है ना। तो इजी प्रश्न पूछे गए हैं, हालांकि अब थोड़ा सा टफ करेगा ये। किसी संख्या को, यानी कि किसी संख्या x मान लेते हैं, कितना से विभाजित किया जाता है, ये से विभाजित किया जाता है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 0.8 हो जाएगा। इसका वैल्यू यही होगा, 0.8 से डिवाइड किया जाता है, इक्वल टू कितना मिलता है हमें, 64 मिलता है। यानी आप 0.8 से गुना कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा 512, यानी कि एक अंक के बाद में दशमलव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 200 रुपए की एक राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है। यदि समान राशि पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज समान मानों हेतु लगाया जाता है तो दोनों ब्याजों के बीच में अंतर कितना होगा। देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। अब इतना मैं हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। ये 2 वर्ष है और ये अर्धवार्षिक यहाँ पर बोल दिया है, यानी कि 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, तो एक वर्ष में 2 मतलब 6 महीने हो जाते हैं, अर्धवार्षिक में 2 6 महीने होंगे, तो 2 साल में ये 4 हो जाएंगे। तो ये 4 भाग आप मान लीजिए, भाग या वर्ष मान सकते हैं, जो भी पार्ट मान लीजिए। तो इसका जो समय है वो 4 हो जाएगा और राशि जो है वो उसका 5% हो जाएगा। और इसको जब भी बनाइए ट्री मेथड से बनाइए। अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1/20 होगा। इसका पावर आप 4 कर लीजिए, क्योंकि जितना साल रहता है, जितना पार्ट रहता है, उसके अनुसार इसको क्या करते हैं, पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 में 4 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्री मेथड इस तरीके से बना लीजिए 4 वर्ष में, और 1/20 से सबसे हम भाग देते चलेंगे जाएंगे, और इसमें जो आएगा फर्स्ट वाला जो है वो आपका SI होता है, और जो टोटल यहाँ पर कैलकुलेट करके आपका आएगा वो CI होता है। आप खुद से करिएगा, थोड़ी ये लेंदी चला जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, तो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। और अगर नहीं बनता है आप टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ से भी इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो समय लगेगा इसमें। बाकी 146 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी आपका 11 आने वाला होगा। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि 2 कार ए और बी का गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समान दूरी तय करने हेतु दोनों द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखिए आपको एक चीज़ पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि स्पीड जो होता है ना, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू आप बोलेंगे कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो देखिए स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि 60, अगर स्पीड जो है 60 और 45 के रेशियो में है, तो इसका जो टाइम होगा वो 45 और 60 के रेशियो में हो जाएगा। बस इसको आप काट लीजिए, तो 15 तिया 45, 15 चुके 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप चूज कर रहे हैं। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को कितना किलोमीटर में, थोड़ा सा कट गया है, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। हाँ 5 किलोमीटर, राइट, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व करता है, और समान दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण करता है। ये पूर्ण है, राइट, ओके, हाँ पूर्ण है, ये पूर्ण करता है। तो पूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आसान होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा 148 का, बताइए।
148 है। आंसर करिए क्या होगा। देखिए आपके पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पता है क्या? डिस्टेंस नहीं पता। तो डिस्टेंस नहीं पता तो अब डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, ठीक है, x मान लिए। अब x मानने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि आने का और जाने का दोनों का हम 2x मान लेते हैं, राइट। अब देखिए दोनों का स्पीड दिया है, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बता दे रहा हूँ। टाइम निकालना है तो स्पीड बाई मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। स्पीड कितना है तो 5 है, तो पहले 5 ले लीजिए। उसके बाद x/3 ले लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 2x और 5 3 8x बटा 3 5 15 हो जाएगा। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो 2x इसका अपना पावर कुछ नहीं, 15 ऊपर और 8x नीचे। एक से x कट हो जाएगा 4 बार में और फिर इसको आप देखेंगे तो ये आपका 15/4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3.75। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3.75, ठीक है। एक ये तरीका है और दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका है 2xy बटा x प्लस वाई। इससे भी औसत दूरी निकल जाता है आपका। औसत गति, अगर औसत गति निकालना है गति, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने निकाला है ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ऐसे निकाला है। तो दोनों में से जैसे भी है सुविधा हो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका घनमूल आपको निकालना है तो काफी इजी है। कैसे? तो इसको आप बांट लीजिए, 1 2 3 3 पेयर में बांट लिए। अब जब भी होगा तो दो मतलब संख्या के बाद में दशमलव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर आप ए आंसर कर सकते हैं। तो ये इजी तरीका है, ज़्यादा नहीं उलझिएगा। लेकिन अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें तो फिर आप ऐसे करके और 343 इस तरीके से भी आप चाहे तो दशमलव हटा के क्यूब रूट लगा के कर सकते हैं। तो ये भी तरीका, लेकिन सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे आप सोच सकते हैं। निम्न में से क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? बताइए कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। ए की जगह पे 151 है, बी की जगह पे 161 है, सी आपका जो है 181 है और डी में आपका 191 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 161 इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारे अभाज्य संख्या है। तो ये एक तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज का सेशन आपको कैसे लगा है जरूर बताइए। टोटल 150 क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस हम निकाल लिए हैं। अब बाकी और भी एनालिसिस हम लोग करेंगे, खास करके जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं 2017 के मेंस वाले पेपर, प्री वाले पेपर पे हम करेंगे टोटल 120 वाले, पीटी वाले। उसे अंदाजा लगेगा कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होंगे, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लेवल अगर हाई भी होता है तो 2-4 प्रश्न, 10 प्रश्न अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे इजी टू मॉडरेट होंगे। तो उसके हिसाब से आप तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी नए लोग हैं पहली बार सेशन देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और बाकी लाइक तो आपको करना ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।